Hello students, myself Meenakshi Kumawat, assistant professor from Government Law PG College बीकानेर। इंश्योरेंस लॉ की क्लास में आज हम फिर से एक नए टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है री इंश्योरेंस अर्थात पुनर्बीमा। लास्ट क्लास में हमने डबल इंश्योरेंस पर चर्चा करी थी और देखा था कि दोहरा बीमा या डबल इंश्योरेंस क्या है, उसके क्या फ़ायदे हैं या उसकी क्या विशेषताएं हैं। आज की क्लास में हम री इंश्योरेंस के टॉपिक पर बात करेंगे कि पुनर्बीमा क्या है और इसके क्या लाभ है, क्या इसकी हानियां हैं। तो आइए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, पुनर्बीमा की अगर हम मीनिंग की बात करें, इसके अर्थ की बात करें, तो पुनर्बीमा जनरली ये होता है कि जब दो बीमा कंपनियों के बीच में एक अनुबंध होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप पहले ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि एक बीमा कंपनी है और उसने इंश्योरेंस कर लिया किसी भी सब्जेक्ट मैटर का इंश्योरेंस उसने कर लिया, लेकिन अब वो उसकी क्षमता से अधिक है, तो वो क्या कर सकती है कि किसी और कंपनी पर अपना ये दायित्व डाल सकती है। तो कहने का मतलब आपको मोटे तौर पर क्या देखना है जनरली कि री इंश्योरेंस का मतलब होता है, री इंश्योरेंस का मतलब होता है जब दो इंश्योरेंस कंपनी एंड इंश्योरेंस कंपनी, इन दोनों इंश्योरेंस कंपनी के बीच अगर आपस में इसे क्षति को बांटने का कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि भैया मैंने बीमा कर लिया है, अब इतनी क्षति मैं दे दूंगा तथा इसके अलावा अतिरिक्त क्षति की पूर्ति आप करोगे, तो उसे क्या कहा जाता है? पुनर्बीमा। जब एक बीमा कंपनी ने दूसरी बीमा कंपनी से बीमा करवा लिया हो, कहने का मतलब अब आपको इजीली समझ में आएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि पुनर्बीमा दो बीमा कंपनियों के बीच होने वाला एक अनुबंध है। री इंश्योरेंस किसे कहते हैं? जैसे मैंने बताया था, फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी एंड सेकेंड इंश्योरेंस कंपनी, इन दोनों ने क्या कर लिया? आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी में क्योंकि जोखिम उठाने की क्षमता अधिक नहीं थी मान लीजिए, तो उसने अपनी जोखिम को किसको ट्रांसफ़र कर दिया? सेकेंड इंश्योरेंस कंपनी को, ठीक है। तो इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है? री इंश्योरेंस या पुनर्बीमा कहा जाता है, ठीक है। तो आइए रेड आउट करते हैं हम इसे। पुनर्बीमा, देखिए, पुनर्बीमा दो बीमा कंपनियों के बीच होने वाला एक अनुबंध है जिसमें एक बीमा कंपनी जिसने अपनी जोखिम उठाने की क्षमता से अधिक का बीमा कर लिया है, अपने बीमा पत्रों के आंशिक भाग का बीमा दूसरी बीमा कंपनी से करा लेती है। क्लियर? पुनर्बीमा के द्वारा एक बीमाकर्ता अपनी सामर्थ्य से अधिक की जोखिम का भार कम करता है। कहने का मतलब है एक कंपनी ने मान लीजिए किसी का 50 करोड़ का बीमा है मान लीजिए, है ना, वो कर लिया। अब इतना तो ये बीमा कर ही नहीं सकती है, इसकी क्षमता से बाहर है, तो इसने क्या करा? 20-30 करोड़ तक ये कर सकती है, और मान लीजिए 20 करोड़ का है तो इसने दूसरी इंश्योरेंस कंपनी पर ये भार डाल दिया। तो क्या कहा जाएगा इन दोनों के बीच में? एक कंपनी ने क्या किया? एक कंपनी ने री इंश्योरेंस करवा लिया, इंश्योरेंस का भी इंश्योरेंस करवा लिया। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि हानि होने पर, जब भी हानि होगी तो बीमित केवल उसी कंपनी के विरुद्ध वाद दायर कर सकता है जिससे उसने बीमा कराया। ध्यान रखना हमेशा कि जो इंश्योर्ड है, इंश्योर्ड को तो केवल एक कंपनी से ही मतलब है। देखिए ये है इंश्योर्ड आपका, ठीक है, जिसने बीमा करवाया। किससे करवाया? ए कंपनी से, ठीक है। ए कंपनी ने किससे बीमा करवा दिया? दोबारा बी कंपनी से। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट तो ए और बी के बीच में हुआ है। इंश्योर्ड का इस इंश्योर्ड का कोई लेना देना नहीं है। ये तो जब भी इसको नुकसान होगा किसके पास जाएगा? ए कंपनी के पास ही जाएगा। इसकी भरपाई तो कौन करेगी? ए कंपनी। ये इस कंपनी को नहीं जानता, बी कंपनी को, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। इसको हटा दीजिए यहाँ से, ठीक है। इससे कोई लेना देना नहीं है। इस केवल लेना देना किसको है? इंश्योर का किससे लेना देना है? केवल ए कंपनी से, क्योंकि उसने बीमा करवाया था केवल ए कंपनी से। क्लियर हो गई बात? तो इस तरह से क्या बात है कि हानि होने पर बीमित केवल उसी कंपनी के विरुद्ध वाद दायर कर सकता है जिससे उसने बीमा करवाया हो। क्लियर? मूल बीमा कंपनी द्वारा संपूर्ण हानि का भुगतान कर देने पर दूसरी बीमा कंपनी से जिससे पुनर्बीमा कराया गया है उसके भाग की राशि वसूल की जा सकेगी। ए कंपनी ने तो कर दिया, लेकिन वो किससे वसूल कर सकती है? बी कंपनी से, क्योंकि उसने उसका पुनर्बीमा करवाया था, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन की बात करें तो रीगल तथा मिलर ने कहा है कि किसी बीमा कंपनी द्वारा अपनी जोखिम के एक भाग का किसी दूसरी कंपनी को ट्रांसफ़र करना या हस्तांतरित करना ही क्या है? पुनर्बीमा है। ए कंपनी ने अपनी जोखिम का ट्रांसफ़र करा है कुछ मात्रा तक बी कंपनी को, तो दोनों के बीच में ये क्या कहला रहा है? आपका री इंश्योरेंस। क्लियर हो गई बात?
इन परिभाषाओं से, इन डेफिनेशन से क्या स्पष्ट हुआ हमारे सामने, जो हमने समझा कि पुनर्बीमा जोखिम को कम या हस्तांतरित करने की एक विधि है जिसमें एक बीमाकर्ता अपनी क्षमता से अधिक की जोखिम का बीमा किसी दूसरे बीमाकर्ता से करवा लेता है। मतलब दो इंश्योरेंस कंपनियां, एक इन बीमाकर्ता मीन्स इंश्योरेंस कंपनी, तो ठीक है। इसमें पुनर्बीमा करने वाले को क्या कहा जाता है? पुनर्बीमा करता, यानी कि री इंश्योरर। यहाँ ठीक है, पुनर्बीमाकर्ता करने वाले को क्या कहा जाता है? री इंश्योरर। यानी कि यहाँ पर जो कंपनी बी है वो क्या कहलाएगी? री इंश्योरर। जबकि तथा पुनर्बीमा कराने वाले को और करवा रहा कौन है? पुनर्बीमा ए कंपनी। तो ए कंपनी को क्या कहा जाएगा? मूल बीमाकर्ता कहा जाएगा। ठीक है ना, ये प्रिंसिपल कंपनी हो गई, प्रिंसिपल इंश्योरेंस कंपनी हो गई आपकी। पुनर्बीमा जोखिम वितरण का ही एक ढंग है। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रही है? इंश्योरेंस कंपनी अपने रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। क्लियर हुई बात? फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करते हैं तो एक कारखाना मालिक अपने संपूर्ण कारखाने का, मान लीजिए एक फैक्ट्री का मालिक है, इंडस्ट्री का मालिक है, वो अपने संपूर्ण कारखाने का 20 करोड़ रुपए का बीमा करवाने के लिए ए बीमा कंपनी से के सामने प्रस्ताव रखता है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल से लेके चलते हैं। एक फैक्ट्री का मालिक है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स अपनी फैक्ट्री का बीमा करवाना चाहता है। ठीक है, 20 करोड़ रुपए का। ठीक है, अब वो क्या करता है कि ए बीमा कंपनी को प्रस्ताव रखता है कि ए बीमा कंपनी से पूछता है कि आप मेरा ये इंश्योरेंस कर लीजिए। ठीक है, अब कंपनी की जोखिम उठाने की क्षमता तो कितनी है बेटा? 10 करोड़ ही है। ए कंपनी की जो रिस्क को वहन करने की जो क्षमता है वो कितनी है? केवल 10 करोड़। ठीक है, अब ये कंपनी क्या करेगी? उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो स्वीकार कर ले या तो वो इनकार कर दे। ठीक है, तो अब ये कंपनी क्या करेगी? एक कंपनी क्या करती है? उसको स्वीकार कर लेती है। स्वीकार करने के बाद क्या करती है कि अपनी क्षमता के बाहर की राशि कितनी हुई? 10 करोड़ रुपए। उसकी क्षमता के बाहर की राशि कितनी है? 10 करोड़ रुपए। ठीक है, तो वो 10 करोड़ रुपए का क्या कर लेती है? अन्य बीमा कंपनियों से बीमा करवा कर अपनी जोखिम को कम कर सकती है। अब ये क्या करती है? एक कंपनी क्या करती है? 10 करोड़ की इकाई कर सकती थी, ये तो 10 करोड़ ज़्यादा है, तो बाकी बचे हुए 10 करोड़ का ये किससे करवा लेती है? बी कंपनी से री इंश्योरेंस करवा लेती है। क्लियर हो गई बात? अब देखिए, ये हुआ ए और बी के बीच में री इंश्योरेंस। अब संपूर्ण हानि की दशा में, जैसे मान लीजिए पूरा लॉस हो जाता है, 20 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया मिस्टर एक्स को, तो संपूर्ण हानि की दशा में 20 करोड़ रुपए का भुगतान कौन करेगा? ए कंपनी। किंतु इसमें से 10 करोड़ की राशि वह किससे मांग लेगी? बी कंपनी से मांग सकेगी या वसूल कर सकेगी। ठीक है ना, इस प्रकार ए कंपनी द्वारा ये 10 करोड़ का बीमा दूसरी कंपनियों से करवाना ही क्या कहलाएगा? पुनर्बीमा कहलाएगा। आई थिंक अब एग्जाम्पल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फिर अब हम इस री इंश्योरेंस की विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो पुनर्बीमा की प्रमुख विशेषताएं क्या है कि ये दो बीमाकर्ताओं के मध्य होने वाला बीमा है। ठीक है, इसमें एक बीमाकर्ता अपनी क्षमता से अधिक की जोखिम का क्या करता है? ट्रांसफर कर देता है दूसरे इंश्योरेंस कंपनी को। क्लियर हो गई बात? एक बीमाकर्ता का मतलब हुआ एक इंश्योरेंस कंपनी अपनी क्षमता से अधिक का वो जो क्या करती है? जोखिम का हस्तांतरण कर लेती है दूसरी बीमा कंपनी को। तीसरी बात, पुनर्बीमा क्षतिपूर्ति का अनुबंध है। जितनी वास्तविक हानि होती है उतना ही होता है, ध्यान रखिए, ये क्षतिपूर्ति का अनुबंध होगा। फिर पुनर्बीमा से बीमित के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भाई बीमित को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो जो मूल बीमित बीमा कंपनी है उसके पास ही जाएगा। पुनर्बीमा अनुबंध पर भी बीमा के आधारभूत सिद्धांत लागू होते हैं। ठीक है ना, जैसे हम बात करें एटमोस्ट गुड फेथ की, ठीक है, क्षतिपूर्ति के सिद्धांत की, इंडेमनिटी प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी की, वो अप्लाई होते हैं। फिर बात करें हम मूल बीमाकर्ता बीमित राशि से अधिक का पुनर्बीमा नहीं करा सकता है, ध्यान रखिए। ठीक है भाई, बीमित राशि से अधिक का पुनर्बीमा वो कैसे करवाएगा? जितने का उसने करा है उतने का ही तो करवाएगा वो, या अनुपात में करवाएगा। अभी आगे हम काइंड्स पढ़ेंगे उसमें होगा। ठीक है ना, जितने का उसने इंश्योरेंस करा है उतनी तक ही तो सीमित है पुनर्बीमा करवाने का की मात्रा, उससे अधिक का तो वो पुनर्बीमा करवा ही नहीं सकता। फिर पुनर्बीमा में पुनर्बीमाकर्ता मूल बीमाकर्ता के दायित्व को ही ग्रहण करता है। पुनर्बीमाकर्ता केवल वैधानिक दायित्वों के लिए ही बाध्य होता है। पुनर्बीमा सभी प्रकार के बीमाओं पर लागू होता है। पुनर्बीमा से बीमाकर्ताओं को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं। देखिए, अब हम पुनर्बीमा के लाभों की बात करेंगे तो बीमाकर्ताओं को क्या लाभ होते हैं और बीमितों को क्या लाभ होते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंश्योरेंस कंपनीज जो होती हैं, जो बीमाकर्ता होते हैं, उनको इससे क्या लाभ होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें सुरक्षा की,
तो पुनर्बीमा के द्वारा मूल बीमाकर्ता अपने जोखिम का हस्तांतरण करके, क्योंकि वो दूसरी कंपनी को ट्रांसफ़र कर देता है, तो वो क्या हो जाता है, सुरक्षित हो जाता है। क्लियर। दूसरी बात की अनिश्चितता में कमी आ जाती है, अनसर्टेनिटी नहीं रहती है, ठीक है ना, क्योंकि क्या होता है कि वो जैसे ही अपने जोखिम को ट्रांसफ़र कर देता है तो निश्चित हो जाता है वो उन जोखिमों के प्रति, है ना। क्या पुनर्बीमा के द्वारा अनेक बीमाकर्ता अपने जोखिमों को व्यापक क्षेत्र में वितरित कर लेते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, वो दूसरे को ट्रांसफ़र कर देता है, तो वे एक बड़ी संख्या में निश्चितता को एक साथ मिलकर निश्चितता प्राप्त करते हैं। क्लियर। थर्ड जो इसका एडवांटेज है वो है क्षमता में वृद्धि। पुनर्बीमा की सुविधा के कारण बीमाकर्ताओं की क्षमता क्या होती है, बढ़ जाती है। वो निसंकोच बड़ी राशियों का बीमा कर सकते हैं, इजीली वो बड़ी बड़ी अमाउंट्स का इंश्योरेंस कर सकते हैं। देन प्राकृतिक जोखिमों का बीमा। देखिए प्राकृतिक जोखिम में चूँकि एक बहुत बड़े रूप में आती है और बहुत सारी आपदाओं को और बहुत सारे नुकसान करती है, तो इस वजह से क्या होता है कि सभी एकदम इनका बीमा करना ज़्यादा संभव नहीं हो पाता है ना। वो कौन कर सकता है, जो इनके पास बड़ी अमाउंट वाली इंश्योरेंस कंपनियाँ हो, अच्छी इंश्योरेंस कंपनियाँ हो, जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत सॉलिड हो, वही कर सकती है। तो वहाँ यहाँ पर ऐसे जहाँ पर प्राकृतिक जोखिमों का बीमा करना हो वहाँ पर भी पुनर्बीमा बहुत लाभकारी होता है। इस कंपनीज जो है वो इजीली बीमा कर सकती है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम नए बीमाकर्ताओं को प्रोत्साहन की। तो नए व छोटे बीमाकर्ता भी अधिक जोखिम उठाकर अपने अस्तित्व को मजबूत बना सकते हैं। वो दूसरी कंपनीज का सहारा ले सकते हैं, री इंश्योरेंस करवा सकते हैं और इजीली मार्केट में जो है अपनी नई पहचान और जगह स्थापित कर सकते हैं। फिर हम बात करें कि प्रतिस्पर्धा में कमी। पुनर्बीमा अनार्थिक प्रतिस्पर्धा पर रोक लगाकर विभिन्न बीमाकर्ताओं में सहयोग बढ़ाता है, क्योंकि एक बीमाकर्ता के व्यवसाय का लाभ अन्य बीमाकर्ताओं को भी प्राप्त हो जाता है, ठीक है। स्थायित्व। देखिए स्टेबिलिटी भी इससे आती है कि पुनर्बीमा से जोखिमों को सुनिश्चित करके लाभों में स्टेबिलिटी यानी कि स्थायित्व लाया जा सकता है। ऑब्वियस सी बात है कि लाभ भी बढ़ते हैं इससे, ठीक है। देन हाँ, जैसा कि मैंने बताया लाभ भी बढ़ते हैं यानी कि लाभों में वृद्धि भी इससे होगी कि बीमा क्षमता में वृद्धि हो जाने, जोखिम का व्यापक वितरण हो जाने और व्यवसाय में स्थायित्व आने से बीमाकर्ता के लाभ बढ़ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि उस अब डर नहीं रहता, अब जोखिम का डर नहीं रहता, किसी प्रकार का पेमेंट का भी डर दूर हो जाता है और वो इजीली जो है वो अपने इस बिजनेस को रन कर सकता है, तो उसके प्रॉफिट्स में वृद्धि होती ही होती है। देन दिवालियेपन में सहायता। कहने का मतलब है कि जब कोई बीमा करता अपने व्यवसाय को बंद करना चाहता है या दिवालिया होने लगता है, उसे लगता है कि ठीक है अब मेरी क्षमता नहीं कि मैं अपने ऋणों को चुका सकूं, या फिर मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, घाटा ही हो रहा है, मैं व्यवसाय को बंद कर सकना चाहता हूं, तो क्या करता है कि शेष व्यवसाय का पुनर्बीमा करवाकर नए व्यवसाय की योजना बना सकता है। तो यहाँ पर ये दिवालियेपन से उसको जो है वो निजात मिल सकती है इसकी, ठीक है। ख्याति में वृद्धि। गुडविल में भी देखिए कैसे इंक्रीजमेंट होता है कि सभी प्रकार के बीमा प्रस्ताव को स्वीकार कर लेने तथा दावों का शीघ्र निपटारा समय हो जाने से बीमाकर्ता की ख्याति में वृद्धि होती है। कहने का मतलब है कि बीमा प्रस्ताव को जल्दी जल्दी आप एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि आपके अंदर क्या है कि उसको आप री इंश्योरेंस करके इजीली आप उसको एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि आप में मान लीजिए आपकी बीमा कंपनी में इतनी क्षमता नहीं है उसको पे करने की, तो दूसरी कंपनी का आप किसका साथ आपने लिया, री इंश्योरेंस करवाया आपने, और इजीली अब आप क्या करने लगे, जो जो आपके इंश्योरेंस प्रपोजल्स थे उनको एक्सेप्ट करने लगे और जल्दी जल्दी क्लेम्स का निपटारा भी करने लगे। तो इससे क्या हुआ कि आपकी कंपनी का एक अलग ही मुकाम होगा, आपकी कंपनी भी मार्केट में अपना स्थान बनाएगी, ठीक है, उसकी ख्याति में भी वृद्धि होगी। नेक्स्ट एडवांटेज है इसकी बीमा व्यवसाय बंद करने में भी सुविधा। देखिए जीवन बीमा पत्र बहुत लंबी अवधि में के होने के कारण ऐसे व्यवसाय को बंद करने में कई समस्याएं आती हैं, किंतु बीमाकर्ता अपने संपूर्ण व्यवसाय का पुनर्बीमा करवा दे तो वो अपने व्यवसाय को सरलता से बंद कर सकता है कि भैया ठीक है मैं कर रहा हूँ, अब मेरा जो भी क्लेम्स आएंगे उनको कौन पे करेगा, आप पे कर देना। तो इस तरह से पूरे व्यवसाय का री इंश्योरेंस करवा के वो बंद कर सकता है अपने व्यवसाय को, ठीक है। अब बात करते हैं हम एडवांटेजेस टू इंश्योर्स। अभी तो हमने देखे कि बीमा कंपनियों को क्या लाभ होते हैं पुनर्बीमा के, अब हम बात करेंगे कि बीमितों को क्या लाभ होते हैं। तो जैसे सुरक्षा,
एक तो पुनर्बीमा से बीमित को 2 बीमाकर्ताओं का विश्वास प्राप्त हो जाता है तथा किसी एक बीमाकर्ता के दिवालिया होने पर भी वह क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है। इजीली उसके पास ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं। हालांकि करजाता वो मूल के पास ही है, जो मूल बीमाकर्ता होता है, लेकिन उसके पास ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। दूसरी चीज़ कि एक ही बीमाकर्ता से संपूर्ण बीमा की सुविधा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुनर्बीमा के कारण एक व्यक्ति एक ही बीमाकर्ता से बड़ी राशि का ही बीमा करवा सकता है, तो उसको ज़्यादा अन्य अदर जो अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी है उनके पास जाने की ज़रूरत उसको नहीं होती। फिर दुष्प्रभाव से बचना, पुनर्बीमा के द्वारा क्षमता से अधिक जोखिम होने पर दूसरों को ट्रांसफ़र कर दी जाती है। इससे कई प्रकार के जो दुष्प्रभाव है उनसे इंश्योरेंस कंपनी बच जाती है, क्योंकि वो क्या करती है, अपना रिस्क दूसरी कंपनी को ट्रांसफ़र कर देती है। ठीक है। फिर हम बात करें प्राकृतिक जोखिमों के का बीमा संभव, कि जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि नेचुरल रिस्क जितने भी होते हैं वो बहुत काफ़ी बड़ी मात्रा में हानियाँ उत्पन्न करते हैं, और उन हानियों से बचने के लिए ही पुनर्बीमा हम बीमा करवाते हैं। और बीमा जब बड़ी अमाउंट का करवाया जाता है और इंश्योरेंस कंपनी द्वारा इतना बड़ा अमाउंट का बीमा करना संभव नहीं हो पाता है, तो वो पुनर्बीमा का सहारा लेकर इनका बीमा कर सकती है। ठीक है। तो प्राकृतिक जोखिमों का भी बीमा अच्छा, और बीमित को क्या फ़ायदा हुआ कि उसको इजीली प्राकृतिक जोखिमों का बीमा हो गया। ठीक है। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने पढ़ा कि पुनर्बीमा क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या होती है, बीमा कंपनी और जो पुनर्बीमा करवाती है या बीमाकर्ता जिसे हम कहेंगे, बीमाकर्ताओं को और बीमितों को पुनर्बीमा से क्या क्या लाभ हो सकते हैं, इन पर हमने चर्चा करी। अब अगली क्लास में हम एक नए टॉपिक पर बात करते हैं। तब तक सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।